वेल बच्चों, आप सभी का स्वागत है डे 5 में, जहां पर आज हम लोग कंप्लीट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को 30 मिनट से भी कम समय के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर लेंदी है, मैं मेक श्योर कराऊंगा थोड़ा सा टाइम ऊपर जा सकता है, सो वीडियो को आप लोग 1.5 के स्पीड पे लगा दीजिएगा, बट मैं मेक श्योर करूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत प्रॉपर्ली रिवाइज करवा दूं। और साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस होगा। आज कितने बजे होगा इसकी प्रैक्टिस? आज हमारे पास 6 बजे होने वाली है इसी YouTube चैनल पे। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो मिस बिल्कुल ही मत कीजिएगा, बिकॉज इस चैप्टर से अकेले 40 नंबर के सवाल नीट के पेपर में बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरू करेंगे, आप सभी को पता है कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए होता क्या है? सो डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। ध्यान रखना है बच्चों, यहां पर न्यूक्लियोसाइड्स नहीं है, ओके। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुत बड़ा पॉलीमर होता है। जो लेंथ होता है डीएनए का, इट यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब जो डीएनए का लेंथ होता है वो किस पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। सो जो लेंथ होता है डीएनए का, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो भी तुम्हारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है ऑर्गेनिज्म का। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म और उनके डीएनए कंटेंट के बारे में दिया हुआ है, जैसे बैक्टीरियोफेज 174 जिसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड हमारे पास प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48502 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे अगर आप इशरेशिया कोलाई देखेंगे तो 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स मिलेंगे। और हेप्लॉइड कंटेंट जो होता है ह्यूमन का, उनमें 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर मिलेंगे। डिप्लॉइड कंटेंट कितना होगा बच्चों, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में बात किया गया है। अब न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये एक्चुअली होता क्या है? ये बेसिक यूनिट होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली होता क्या है जी? जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये उसका बेसिक यूनिट हमारे पास क्या होता है जी? न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। अब एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों। पहला कंपोनेंट तुम्हारे पास कौन सा है जी? नाइट्रोजन बेसिस होता है। अब नाइट्रोजन बेसिस में 2 चीजें आती हैं, एक आता है आपके पास प्यूरिन्स। अब प्यूरिन्स में हमारे पास कितने होंगे? डबल रिंग होंगे या सिंगल रिंग होंगे, मुझे कॉमन होता ना। और कितने कौन कौन सी जगह पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है ये भी बात आप लोग मुझे कॉमन में जरूर से बताइएगा। सो नाइट्रोजनस बेस में तुम्हारे प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स ये दोनों आते हैं जी। प्यूरिन्स तुम्हारे कौन कौन हो सकते हैं? अडेनिन एजी, ओके। अडेनिन एंड गुआनिन आपके होते हैं क्या? प्यूरिन्स होते हैं। और पिरिमिडीन्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कट, ओके, जिसमें साइटोसिन, ओके, थाइमिन, ये थायामीन नहीं बच्चों, ये तुम्हारे पास THYMIN थाइमिन है। एंड आपका यूरासिल है, ठीक है। एंड आपके पास पेंटोज शुगर मिलेगा। 5 कार्बन का मतलब क्या है जी? ये पेंटोज शुगर मिलेगा। अब पेंटोज शुगर 2 प्रकार के मिल सकते हैं। राइबोस कहां पर मिलेगा आपको? आरएनएज में मिलेगा। एंड 2-डीऑक्सीराइबोस कहां पर मिलेगा बेटा जी? ये डीएनए में मिलेगा। और लास्ट में आपको फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलता है जी। आगे की ओर बढ़ते हैं जी। अब यूरासिल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट है? यूरासिल सिर्फ और सिर्फ आपका आरएनए में प्रेजेंट होता है। थाइमिन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा जी? 5 मिथाइल यूरासिल, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको डीएनए में देखने को मिलेगा। अभी हम लोग लिंकेज के बारे में बात करेंगे। पहला लिंकेज जो है आपका वो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। अब ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में बनेगा जी? नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू दी OH ऑफ द फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर। तो जो पहला कार्बन होता है पेंटोज शुगर का, उनसे कौन जुड़ेगा हमारे पास? नाइट्रोजनस बेस अगर जुड़ेगा तो कौन सा लिंकेज बनेगा हमारे पास? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा। तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या बनेंगे? ये बनेंगे न्यूक्लियोसाइड बनते हैं जी, ठीक है। आइए अब हम लोग अगर आगे बात करेंगे, सेकंड लिंकेज होता है फॉस्फोईस्टर लिंकेज होता है। फॉस्फोईस्टर लिंकेज क्या होता है? जब हमारे जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जब वो लिंक होंगे हमारे पास 5th कार्बन पे न्यूक्लियोसाइड के, मतलब पेंटोज शुगर एक साइड में किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजनस बेस से। और जो उसका 5th कार्बन है पेंटोज शुगर का, वो अगर फॉस्फेट ग्रुप से अगर जुड़ता है तो हमारे न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होते हैं। तो जब पेंटोज शुगर से जब मेरा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो वहां पे कौन सा लिंकेज होगा मेरे पास? फॉस्फोईस्टर आपके पास लिंकेज आपका होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा जी फॉस्फोडाईस्टर लिंकेज के बारे में। फॉस्फोडाईस्टर लिंकेज क्या होता है? जब 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक हो, जब 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक्ड हो तो ये क्या बनाएगा आपके पास? डाई न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। सो डाई न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए कौन सा लिंकेज चाहिए हमें? फॉस्फोडाईस्टर लिंकेज चाहिए। अब आप मुझे कौन बताना कि कौन से कार्बन से आपस में लिंक्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अ पॉलीमर हैज एट वन एंड अ फ्री फॉस्फेट मॉइटी। तो एक एंड में तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप फ्री है जिसे अपन 5 प्राइम एंड कहते हैं, ओके, फॉस्फेट शुगर का, ठीक है। एंड एट द अदर एंड ऑफ द पॉलीमर द शुगर हैज द फ्री OH 3 कार्बन जिसे अपन 3 प्राइम एंड कहते हैं जी।
ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया रहेगा। अब डीएनए हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, ये डीएनए हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। अब डीएनए आपके पास एक एसिडिक सब्सटेंस है क्या, जो कहां पर प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसको पहली बार किसने आइडेंटिफाई किया था, इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द फ्रेडरिक मिक्सचर 1969 में, और उन्होंने इसका नाम क्या दिया था बेटा जी, न्यूक्लिन नाम दिया था। ठीक है, सो बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, अब ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा किसने प्रोड्यूस किया था, ये मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो जो इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा देखा था, इसको स्टडी किसने किया, इसको स्टडी किया जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक ने। तो जब एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा को जब इन्होंने स्टडी किया, तो इन्होंने क्या प्रपोज किया, इन्होंने प्रपोज किया वेरी सिंपल बट अ फेमस डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए इन 1953। अब आप मुझे कॉमन बताएंगे, जब भी हम लोग वर्ड हेलिक्स यूज करेंगे तो वो स्ट्रक्चर का सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिनोट करता है, प्राइमरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर, बताइएगा। तो वॉटसन और क्रिक ने हमारे पास डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहां पे प्रपोज किया था। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे क्या थी, वन हॉलमार्क ऑफ द हेलिक्स इज द बेस पेयरिंग बिटवीन दी टू स्टैंड। हमारे पास दो स्टैंड होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था इनके बीच में पेयरिंग के बारे में। ठीक है, अब यहां पे ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने किसका लिया जी, एरविन चारगप्स का लिया। ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चारगप्स फॉर अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो वो क्या कहता है कि जो रेशियो होता है आपके पास बिटवीन ए एंड टी एंड जी एंड सी, वो आपके हरदम कांस्टेंट और इक्वल टू 1 होते हैं क्या। यस, इसका मतलब जो मेरे बेस पेयरिंग होता है वो किसको केटर कर रहा है, किसको कन्फर कर रहा है, इट कन्फर द कॉम्प्लीमेंट्रिटी, जो कि एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है। किसका, ये यूनिक प्रॉपर्टी होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। ठीक है, क्या चीज, कॉम्प्लीमेंट्रिटी जो होता है ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है मेरे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं जी। सो इफ ईच स्ट्रैंड ऑफ द पैरेंटल डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड, समझिए मेरे पास दो स्ट्रैंड है, अगर ये दो स्ट्रैंड है, क्या ये दोनों अपना अलग अलग टेम्पलेट की तरह बिहेव कर सकते हैं क्या। हाँ जी, ओके, अगर राइट वाले स्ट्रैंड में अगर कोई सीक्वेंस होगा उसे मैं अपना एक नया डॉटर स्ट्रैंड बना सकता हूं जी। तो वही कह रहा है कि फॉर ईच स्ट्रैंड ऑफ द पैरेंटल डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, सो मेरे पास द टू डबल स्टैंडर्ड डॉटर डीएनए प्रोड्यूस्ड, अगर दोनों स्टैंड अगर टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो मेरे पास दो डॉटर डीएनए फिर मिल जाएंगे क्या। ये सर वुड बी आइडेंटिकल टू द पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल, है ना, वो आइडेंटिकल होंगे ना पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल से, क्योंकि वो तो कॉम्प्लीमेंट्री का रूल फॉलो किया हुआ है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब साइलेंट फीचर क्या है डबल हेलिक्स डीएनए के, क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। दे आर मेड ऑफ द टू पॉलीपेप्टाइड चेन, और जो बैकबोन होता है इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द शुगर फॉस्फेट बेस, और जो नाइट्रोजनस बेस रहेगा वो हरदम कहां पर डायरेक्टेड है जी, अंदर की ओर डायरेक्टेड है, लेकिन जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट का ही मिलके बनता है, वो शुगर और फॉस्फेट का ही बैकबोन मिलके बनता है। अब जो दोनों चेन है, द टू चेन्स हैव द एंटी पैरेलल पोलैरिटी, अब जो दोनों चेन्स है एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन करेगा, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन करेगा, मतलब दे बोथ आर एंटी पैरेलल। वन चेन इज अ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक चेन आपके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, सो जो दूसरा होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन करेगा जी। आगे एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जी। अब ये 2 और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों है जी, दिस जनरेट्स दी approximately uniform distance between the two strand। बच्चों ये आपका असर्शन रीजन में एक सवाल आ सकता है जी, ये जो 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन का कंसेप्ट क्यों आया, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं दो स्ट्रैंड्स के बीच में जी। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड है वो कैसे कॉइल्ड होता है, ओके, द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। क्या बच्चों, जो दोनों चेन्स है वो कैसे तुम्हारे कॉइल्ड है जी, वो राइट हैंडेड फैशन में आपके पास कॉइल्ड है जी। अब जो पिच होता है हेलिक्स का वो 3.4 नैनोमीटर का होता है जी, जो पिच होता है, जो कंप्लीट एक टर्न होता है वो 3.4 नैनोमीटर का होता है। रफली एक टर्न में आपके 10 बेस पेयर होते हैं क्या। अब दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर, दो बेस पेयर के बीच है, मतलब 0.34 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर का आपके पास ये बेस पेयर का यहाँ पे आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ये नैनोमीटर में दिया हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पे मीटर में उसको कन्वर्ट किया हुआ है जी। ठीक है, ये बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है जी। अच्छा, अब द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, अब जो एक बेस पेयर है वो दूसरे बेस पेयर के ऊपर स्टेक कर रहा है क्या, यस वही बात बोला है। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टेक्स ओवर द अदर इन द डबल हेलिक्स, दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके लिए आपको एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड लगेंगे जिससे कि स्टेबिलिटी बनी रहेगी, विच कन्फर्स द स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर। सो अगर कोई तुमसे पूछे कि एक बेस दूसरे के ऊपर अगर टिका हुआ है, स्टेकिंग है, इनके बीच में कौन सी बॉन्ड होगी, इनके बीच में भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड ही
होगी जी। फिर सेंट्रल डॉगमा का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था बेटा जी? ओके, इसको फ्रैंकिस क्रिक ने दिया था। यहाँ पर आपको साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए जी। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल है। ये क्या कहता है कि जो डीएनए है उनके पास प्रॉपर्टी होती है रेप्लिकेशन करने की। डीएनए से एमआरएनए बन सकता है जिन्हें हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है जिससे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं जी। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस है जहां पे जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। कुछ ऐसे वायरसेस जहां पे जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलता है, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। इसे हम लोग रिवर्स ऑफ सेंट्रल डॉगमा भी कहते हैं। अब यहां इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में हम बात करते हैं। अब जो डीएनए डबल हेलिक्स होता है इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल वो कितना होता है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। क्या ये बात सही है? क्या है? क्या डिप्लॉयड कंटेंट आ गया आपके सामने सामने? अच्छा, जो लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली वो 2.2 मीटर का होता है क्या लेंथ? अच्छा, ये कैसे निकाला अपन ने? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा जी, उसके बेस पेयर कितना है, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9, और दो बेस पेयर के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 बेस पेयर। जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाता है जी। अच्छा, आप सभी को पता है जो डायमेंशन होता है न्यूक्लियस का, डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस इज हाउ मच? ये 10 टू द पावर -6 मीटर का होता है क्या जी? जो डायमेंशन होता है टिपिकल न्यूक्लियस का वो कितना होता है? 10 टू द पावर -6 मीटर का होता है जी। अच्छा, अब प्रोकैरियोट्स अगर आप इकोलाई के बारे में बात करेंगे, इन द प्रोकैरियोट इकोलाई के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डीएनए आपके पास हरदम इसके पास कौन सा चार्ज है? जो डीएनए है नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। अब ये किन से हेल्डेड है जी? इट इज हेल्ड विद सम प्रोटीन। अब ये प्रोटीन तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज का होता है क्या जी? ठीक है। और जब डीएनए तुम्हारे पास नेगेटिव डीएनए पॉजिटिव प्रोटीन से मिलेगा सो वो न्यूक्लियोइड बनाएगा। अब तो डीएनए इन द, अब न्यूक्लियोइड कहां पर बनता है? ये न्यूक्लियोइड जो है वो प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में क्या है बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लैक करता है। यहां पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो डीएनए है न्यूक्लियोइड में इज ऑर्गेनाइज इन दी लार्ज लूप, है ना, बहुत बड़ा गुच्छा बन जाता है प्रोकैरियोट, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और ये किनसे हेल्डेड है जी? ये प्रोटीन आपके पास हेल्डेड है। प्रोटीन कौन सा चार्ज है जी? पॉजिटिवली चार्ज है। अब यूकैरियोट्स में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्या डीएनए पैकेजिंग? कैसे? तो यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामर्स लगते हैं। अब हिस्टोन ऑक्टामर्स क्या है बच्चों? ये पॉजिटिवली चार्ज सेट ऑफ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर्स क्या होता है हमारे पास? ये पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हिस्टोन्स किसमें बहुत ही रिच है? हिस्टोन्स आपके रिच होते हैं लाइसिन और अर्जिनिन अमीनो एसिड के अंदर। ये लाइसिन और अर्जिनिन के अंदर ये बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं जी, ठीक है। तो ये बात अभी आपको पता होना चाहिए। सो हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल जिनको अपन हिस्टोन ऑक्टामर्स कहते हैं। ये ऑर्गेनाइज होकर 8 यूनिट बनाएंगे जिसको अपन हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। अच्छा, अब न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोसोम्स कुछ अलग, ये बहुत अलग होता है। क्या होता है जी? देखो, सो ये आपके पास, आप सभी को पता है कि मेरे पास नेगेटिवली चार्ज डीएनए। अभी जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए वो किसके अराउंड रैप करेगा? इट इज रैप्ड अराउंड। किसके अराउंड रैप करेगा जी? ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप करेगा जी। तो इसे पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे अपन? न्यूक्लियोसोम कहेंगे। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स होता है। कितना? आपके पास 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स देखने को मिलता है। आपको ये बात पता होना चाहिए। देखो, अब न्यूक्लियोसोम क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट दी रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। अब जो न्यूक्लियोसोम्स है वैसे बिट्स के फॉर्म में, ऐसे बिट्स के फॉर्म में रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? तो वही बोल रहा है कि न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। अब थ्रेड जो बनेगा वो क्रोमैटिन बनेगा। ओके, क्रोमैटिन जो कि थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडी होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये स्टेन्ड बॉडी होता है जी। क्या ये बात सही है? चलो जी, अब न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अब देख रहे हो ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं एक्चुअली किसकी तरह दिख रहा है? मोतियों का माला दिख रहा है क्या? ये जो जहां पे बहुत ज्यादा स्टेन्ड है एक्चुअली दैट इज अ न्यूक्लियोसोम। और फिर वो आगे जाके दूसरा न्यूक्लियोसोम, आगे जाके तीसरा न्यूक्लियोसोम, ऐसा माला बना हुआ है। तो जो न्यूक्लियोसोम होता है क्रोमैटिन में वो किसकी तरह दिखता है जी? इट इज सीन एज अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर की तरह दिखता है अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, दे पैक टू फॉर्म व्हाट? क्रोमैटिन फाइबर। और ये क्रोमैटिन फाइबर आगे चल के क्या बनाएगा जी? कॉइल होगा और कॉन्डेंस करेगा मेटाफेज स्टेज में। याद रखना बच्चों, ये कॉन्डेंस करेगा मेटाफेज स्टेज में और बनाएगा क्रोमोसोम। ये पता होना चाहिए जी।
अच्छा, जो पैकेजिंग होता है क्रोमैटिन का हायर लेवल पे, इसके लिए इनको नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक टिपिकल न्यूक्लियस में हमारे पास क्रोमैटिन में दो रीजन होते हैं, एक को अपन कहते हैं यूक्रोमैटिन्स और एक को अपन कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन्स। अब यूक्रोमैटिन क्या होता है बेटा, ये लूजली पैक्ड होता है। यूक्रोमैटिन क्या है जी, ये आपके पास लूजली पैक्ड है, ये स्टेन लाइट होता है और ये ट्रांसक्रिप्शनली आपके पास एक्टिव होता है यूक्रोमैटिन। लेकिन हेट्रोक्रोमैटिन आपका डेंसली पैक्ड होता है, ये डार्कली स्टेन्ड होगा और ये ट्रांसक्रिप्शनली आपके पास इनएक्टिव होता है, आपको पता होना चाहिए जी। आगे की ओर बढ़िए, हम बात करेंगे अभी आरएनए वर्ल्ड के बारे में। बिकॉज जेनेटिक मटेरियल ऑफ सम वायरसेस क्या होता है जी, ओके, जैसे कि टीएमवी, इनमें क्या है, इनमें आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। सो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, है कि नहीं, सभी लोग जानते हैं जी। द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस लाइक मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग इवॉल्वड अराउंड आरएनए। अगर आरएनए नहीं होगा तो मेजर प्रोसेसेस नहीं हो पाएंगे, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। आरएनए इज यूज्ड टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज अ कैटालिस्ट, है ना, ये जेनेटिक मटेरियल और कैटालिस्ट दोनों की तरह बिहेव करता है। सो वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। अब ये कैटालिस्ट की तरह अगर काम करेगा तो कॉमन सी बात है कि ये रिएक्टिव होगा नेचर में। अगर कोई भी चीज रिएक्टिव रहेगी तो अनस्टेबल रहेगी। तो बहुत लॉन्गर टाइम के लिए आरएनए को एज जेनेटिक मटेरियल अपन यूज नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि अगर कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ी हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम द आरएनए विद अ केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक्स इट मोर स्टेबल। अब आप मुझे बताएंगे आरएनए में ऐसा कौन सा पोजीशन है जहां पे एक ऑक्सीजन की कमी हुई है जिससे कि डीएनए बन गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से दीजिएगा। अब ये अगला कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में, जिससे डीएनए से आपका एमआरएनए बनेगा। देखिए, सो वॉटसन एंड क्रिक हैड इमीडिएटली प्रपोज, ये उनकी लाइन है बच्चों रेप्लिकेशन की। वॉटसन और क्रिक हैड इमीडिएटली प्रपोज अ स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए while proposing the double helix structure of DNA। जब उन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था तभी उन्होंने रेप्लिकेशन का स्कीम भी दे दिया था। क्या, सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन की, जो डीएनए आपका जब भी रेप्लिकेट करेगा वो सेमी कॉन्जर्वेटिवली ही रेप्लिकेट करेगा। इसका मतलब क्या है कि टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट, दो स्ट्रैंड सेपरेट करेंगे और किसकी तरह एक्ट करेंगे जी, टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे फॉर दिस सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, जैसे रेप्लिकेशन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand। जैसे रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा सो एक पैरेंटल बनेगा और एक तुम्हारे पास न्यूली सिंथेसाइज आपका स्ट्रैंड बन जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात किया जाए। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में फर्स्ट विल टॉक अबाउट, क्या कहता है देखो। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ओके, इन द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद whom, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, एंड ही विटनेस्ड अ मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। तो यहां पर जो पूरा कॉन्सेप्ट था ना, माइस का कॉन्सेप्ट था। ओके, इन्होंने देखा कि भाई बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज्यादा सेलर मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा था, बट उस बैक्टीरिया को इंजेक्ट कहां पे कर रहे थे, वो इंजेक्ट कर रहे थे माइस के अंदर, वो माइस के अंदर इंजेक्ट कर रहे थे जी। ठीक है, अब देखिए जी, सो बैक्टीरिया जिनमें रफ कॉलोनीज थी वो नॉन वायरुलेंट थे। आगे मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिनमें रफ कॉलोनीज थी उनके सरफेस पर, और वो मतलब वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करते थे, लेकिन जब उस बैक्टीरिया को माइस के अंदर डालते थे तो वो माइस को नहीं मारता था। लेकिन जिस बैक्टीरिया में स्मूथ शाइनी कॉलोनीज थी वो वायरुलेंट थे, मतलब डिजीज कॉज करते थे और वो माइस को मार देते थे। तो भाई उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को लिया, पहले जो स्मूथ वाले बैक्टीरिया थे उनको उसने किल कर दिया, किसने, ग्रिफिथ अंकल ने। फिर उसके बाद जब उन्होंने किल किया एस बैक्टीरिया को, एस स्टेन को, तो क्या हुआ, अब ये बैक्टीरिया तुम्हारा नॉन वायरुलेंट बन गया और उसने माइस को नहीं मारा। लेकिन अचंभा कहां पर हो गया, जब उन्होंने हीट किल्ड, कौन सा, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया था इनके पास, एस स्टेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर बैक्टीरिया को जब माइस में डाला तो माइस वायरुलेंट मिला, मतलब माइस मर गया। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हीट किल्ड एसिस्टेन था वो कहीं ना कहीं आपके पास कन्वर्ट हो गया, किसी के अंदर वायरुलेंसी में कन्वर्ट हो गया। किसने किया, आर स्ट्रेन ने कर दिया। तो एसिस्टेन लिविंग बैक्टीरिया इज फाउंड, और जब डेड माइस में देखने को मिला, जब उसके अंदर उसकी पोस्टमार्टम करके देखा गया तो क्या देखने को मिला कि उसके अंदर तो भैया लिविंग एसिस्टेन के बैक्टीरिया नाच रहे हैं। इसका मतलब आर ने कन्वर्ट कर दिया। सो ग्रिफिथ ने क्या कंक्लूड किया, Griffith concluded that the R strain was somehow transformed by heat killed S strain। कि जो मेरे, इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो मेरा R strain था ना वो कहीं ना कहीं S strain में कन्वर्ट हो गया है।
हीट किल्ड एस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। इट मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसको उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया। किसने? ग्रिफिथ अंकल ने इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया, बट लेकिन अभी इन्होंने प्रूव नहीं किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। फिर आया बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब इसको किसने प्रपोज किया था? इसको उन्होंने ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैकार्टी ने 1933 से 44 में दिया था। ग्रिफिथ अंकल ने 1928 में काम किया था। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने क्या दिया बायोकेमिकल, देखो। सो जो डीएनए होता है एस बैक्टीरिया का, इट कॉज द आर बैक्टीरिया टू बिकम अ ट्रांसफॉर्म। इन्होंने क्या बोला कि जो डीएनए था ना एस बैक्टीरिया का, अब एस बैक्टीरिया कैसा था बेटा? ये हीट किल्ड था, ये हीट किल्ड था। तो इन्होंने ये बोला कि जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया का डीएनए था, इट कॉज द आर बैक्टीरिया टू बिकम द ट्रांसफॉर्म। उसी ने आर बैक्टीरिया को वायरुलेंट बना दिया, उसी ने आर बैक्टीरिया को वायरुलेंट बना दिया। एट द सेम टाइम इन्होंने कुछ एंजाइम की भी डिस्कवरी की थी। ओके, एज अ प्रोटीएज एंड आरएनएस डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। जब प्रोटीएज और आरएनएस को डाला गया था सेपरेटली, तो देखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत प्रॉपर्ली चल रहा है, उसने ट्रांसफॉर्मेशन को बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं किया था। अब प्रोटीएज क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, आरएनएस आरएनए को डाइजेस्ट करेगा। अगर प्रोटीन अगर जेनेटिक मटेरियल होता तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, अगर आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल होता तो भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो जब उन्होंने एक बार जब प्रोटीएज डाला, देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब हीट किल्ड एस बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया को एच बैक्टीरिया में कन्वर्ट करा था। जब आरएनए को डाला तो उसने आरएनए को डाइजेस्ट कर लिया, तो भी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। बट जैसे उन्होंने डीएनए को डाला तो डीएनए क्या करेगा? ये डीएनए को ब्रेक कर देगा, ये डीएनए को ब्रेक कर दिया। जैसे इसने डीएनए को ब्रेक किया तो इसने इनहिबिट किया ट्रांसफॉर्मेशन को, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन को रोक दिया। तो इससे क्या कंक्लूड किया? दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वेर कन्विंस्ड। सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं हुए थे इस चीज से जी। आइए, तो जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए। अब ये कैसे प्रूव हुआ जी? देखिए, तो यहाँ पे अनइक्विवोकल मतलब 100% लोगों ने सहमत किया अगले एक्सपेरिमेंट से। सो अनइक्विवोकल प्रूव दैट द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ द एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस। कब? 1952 में। किसके ऊपर जी? बैक्टीरियोफाज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। यूजिंग रेडियो एक्टिव, आइसोटोप नहीं बोला गया बेटा, ध्यान देना, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 एंड सल्फर S35 इन सेपरेशन मीडियम विद इकोलाई। तो इसके बेसिस पर उन्होंने कंफर्म किया जी। अच्छा, फिर बाद में प्रिपरेशन, जो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है जेनेटिक मटेरियल की, एक बारी उसके बारे में बात करते हैं। डीएनए वर्सेस आरएनए। देखो, जो डीएनए होता है, दे मस्ट बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब रेप्लिकेशन करना चाहिए। वो केमिकली और स्ट्रक्चरली बहुत स्टेबल होना चाहिए कोई भी जेनेटिक मटेरियल। स्कोप जो होना चाहिए म्यूटेशन का, वो बहुत ही स्लो होना चाहिए। स्कोप फॉर स्लो म्यूटेशन रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। लेकिन आरएनए में जो म्यूटेशन था बहुत तेजी से होता है। इट शुड एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द मेंडेलियन कैरेक्टर्स, है ना, मेंडेलियन कैरेक्टर में एक्सप्रेस करना चाहिए। अच्छा, अब 2H ग्रुप इज प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन द आरएनए। अगर तुम देखोगे आरएनए में क्या होता है, हर जो पेंटोज शुगर था उनके सेकंड कार्बन पे आपको OH ग्रुप देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही रिएक्टिव होता है एंड विच मेक इट इजिली डिग्रेडेबल। तो ये आरएनए में आपको देखने को मिलता है। आरएनए इज ऑल्सो द कैटालाइटिक, अगर कैटालाइटिक होगा हेंस वो रिएक्टिव होगा जी। सो अमॉन्ग दी टू न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। ओके, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ थाइमीन, अब थाइमीन आपको देखने को मिलता है कहां पर? एट द प्लेस ऑफ यूरासिल, यूरासिल की जगह पे आपको थाइमीन देखने को मिलता है इन द आरएनए। ऑल्सो कन्फर्स द एडिशनल स्टेबिलिटी टू द डीएनए। अब थाइमीन के होने की वजह से डीएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। बीइंग अनस्टेबल, आरएनए जो होता है वो बहुत तेजी से म्यूटेट करता है। क्या? आरएनए बहुत तेजी से म्यूटेट करेगा। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, आरएनए जो है वो डायरेक्टली प्रोटीन के लिए कोड कर सकता है एंड कैन इजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। बट डीएनए है, हाउएवर इट इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए। जो डीएनए वो आरएनए पर डिपेंडेंट है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सेंट्रल डॉगमा, डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल है, क्या? इज प्रिफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना बच्चों, डीएनए स्टेबल है तो इसको किसके लिए सिलेक्ट किया गया जी? कि जेनेटिक मटेरियल को स्टोर किया जाए। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए बहुत ही बेटर है। अगर ट्रांसमिशन करना जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, आरएनए चंगा है भैया। आगे बढ़ो, अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना है कि डीएनए तुम्हारा सेमी कॉन्जर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। आइए कैसे देंगे जी?
देखिए जी, सो सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाज शोन फर्स्ट इन द स्क्रेशिया कोलाई, देन इन द हायर ऑर्गेनिज्म लाइक द प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था बच्चों? तो ये मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉहल ने किया था। ओके, दे परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन 1958 यूजिंग द नॉर्मल N14 एंड नॉन रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात हो गया, N15 वाज रेडियो एक्टिव, ठीक है ना। इनका आइसोटोप क्या था? N15 ऑफ द नाइट्रोजन। अब यहां पे जो N14 था ना वो लाइट वेट था बच्चों, ये लाइट था क्या, और ये रेडियो एक्टिव N15 था, ये तुम्हारा हैवी वेट था, ये आपका हैवी वेट था, ठीक है। आइए जी, चलो, एज अ सोर्स ऑफ NH4Cl। अब इन्होंने इसको कहां पे ग्रो कराया जी, किसके साथ ग्रो कराया? जिस सोर्स का नाम क्या था जी, NH4Cl मीडियम में ही ग्रो हुए हैं जी। फिर बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन किसके प्रेजेंस में हो रहा था बेटा जी? सीजियम क्लोराइड के प्रेजेंस में हो रहा था जी, जो कि डेंसिटी ग्रेडियंट की बेसिस पे हैवी और लाइट नाइट्रोजन को सेपरेट कर रहे थे। आप सभी को पता है नाइट्रोजन बेसिस आपको डीएनए में देखने को मिलते हैं। The various samples were separated independently on cesium chloride। तो अलग अलग टाइम इंटरवल पे हम लोगों ने सीजियम क्लोराइड से सैंपल्स को कलेक्ट किया टू मेजर द डेंसिटी ऑफ डीएनए। ओके, इकोलाई कब डिवाइड करें जी? हर 20 मिनट में डिवाइड करते हैं। अब होता क्या बच्चों, सबसे पहले अगर आप देखोगे, सबसे पहले क्या हुआ जी, आपके पास हैवी डीएनए थे, किसके अंदर जी? N15 थे, ठीक है। अच्छा, इसको ग्रो कराया गया मीडियम में जिसके अंदर N14 मीडियम भी थे, और 20 मिनट के बाद जब जनरेशन 1 आपका कंप्लीट हुआ तो आपको 2 डीएनए मिले, जिनमें आपको N15, आपको एक जगह पर N15 और N14 दोनों के दोनों मिले, मतलब आपको हाइब्रिड मिले। फिर इनको और N14 मीडियम में ग्रो कराया गया। सो फिर क्या हुआ जी, आपको 2 मीडियम में आपको क्या मिल गया जी? 2 से फिर 4 बन गए। 40 मिनट बाद आपको मिला N14 N14 है ना, लाइट के 3 मिले। ओके, लाइट के आपको 3 मिले और एक आपको हाइब्रिड मिला, हैवी डीएनए आपको नहीं मिला, है ना। इसका डिटेल कॉन्सेप्ट जो है मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में समझा है, बहुत थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट समझाने के लिए मैंने शॉर्टर में इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आ जाओ जी, फिर टाइलर, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इन्होंने प्रोकैरियोट्स में मेसेल्सन और शॉल ने काम किया था। टाइलर और उनके दोस्तों ने 1958 में, कब? टेलर और उनके कलीग्स ने 1958 में रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज किया और वीसिया फाबा बीन्स को उन्होंने यूज किया टू प्रूव दैट डीएनए इन द क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कॉन्जर्वेटिवली। अगर कोई पूछे कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए सेमी कॉन्जर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, ये किसने प्रूव किया? तो टेलर और उनके दोस्तों ने किया था 1958 में, ओके, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन की मदद से। और उस प्लांट का नाम क्या था? वीसिया फाबा बीन्स, ठीक है। अच्छा, मशीनरी एंड द एंजाइम, रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन से मशीनरीज और एंजाइम लगते हैं? देखिए, एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है क्या बच्चों? एक्सपेंसिव का मतलब है बहुत एटीपी खर्चा होता है। सो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो डीएनटीपी जिसको अपन कहते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। इट सर्व एज अ डुअल पर्पस, ये डुअल पर्पस की तरह सर्व कर रहा है, विच एक्ट एज अ सबस्ट्रेट ऑल्सो, और ऑल्सो ये एनर्जी प्रोवाइड कराएगा फॉर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, इनके डुअल पर्पस है, तो सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करेगा और ये एनर्जी प्रोवाइड कराएगा फॉर दी पॉलीमराइजेशन। अच्छा, आपको रेप्लिकेशन फॉर्क एक देखने को मिलता है जी। अब रेप्लिकेशन अकर्स विद इन द स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। रेप्लिकेशन कहां पर होगा जी? स्मॉल ओपनिंग में होगा जी, डीएनए हेलिक्स के। अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये मेन एंजाइम है जो पूरे प्रोसेस को कैटालाइज करेगा, पूरे पॉलीमराइजेशन को कैटालाइज करने वाला है। ओके, कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इन दी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये इस एंजाइम का ये है डायरेक्शन है, मतलब अगर डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज अगर कैटालाइज करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो जो टेम्पलेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? देखिए, सो ऑन वन स्ट्रैंड टेम्पलेट विद द पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मतलब अगर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर पॉलीमराइजेशन करेगा, सो डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो तुम्हारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए, ठीक है। और एप्लीकेशन तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस होगा। बाइल ऑन दी अदर टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब जहां पे तुम्हारे पास पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ओके, नीचे से अगर अपन देखेंगे, अपन नीचे से ही देखेंगे ना, नीचे से ही देखेंगे, अगर जहां पे पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है बच्चों, वहां पे तुम्हारे पास इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान में रखना है जी। आगे की ओर बढ़ते हैं जी। ये क्लियर है कंसेप्ट सभी को? ओके,
तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो टेम्पलेट स्टैंड था वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम था, तो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ने कैटलाइज किया 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। अगर तुम्हारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अगर तुम्हारा टेम्पलेट समझिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो वहां पे डिसकंटीन्यूअस आपके पास स्ट्रैंड बनेंगे। ये बात एक आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ढूंढना होता है ओराई साइट को, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, ये एक डिफाइनाइट रीजन होता है इकोलाई के अंदर, ओके, इकोलाई डीएनए में, जहां पे रेप्लिकेशन तुम्हारा शुरू हो रहा है। ये वो जगह है जहां पे रेप्लिकेशन आपका शुरू हो रहा है। अच्छा, इन द यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन जो है डीएनए का, इट टेक्स प्लेस एट वेयर, ये आपके पास एस फेज में होता है क्या, यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन है डीएनए का वो एस फेज में होगा ऑफ द सेल साइकिल। अच्छा, अगर सेल डिवीजन अगर फेल कर गया आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, इससे पॉलीप्लॉइडी होगा क्या जी। सेल डिवीजन फेल का मतलब होता है साइटोकाइनेसिस, अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो आपका पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा जी। आइए अब हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटा जी, अभी अपन ने डीएनए से डीएनए बना लिया, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए। अब डीएनए से अपन को एमआरएनए बनाना है जी, ठीक है। अच्छा, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी गवर्न्स द ट्रांसक्रिप्शन, है ना, एक्सेप्ट यहाँ पे बच्चों एडेनिन फॉर्म्स अ पेयर विद यूरासिल, क्योंकि आरएनए में तुम्हारा थाइमीन नहीं होता है, यहाँ पे एडेनिन जो है वो यूरासिल से पेयर बनाएगा इंस्टेड ऑफ थाइमीन। इन ट्रांसक्रिप्शन only a segment of DNA and only one of the two strand is copied into the RNA. ओके, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है बच्चों, ओके, पर्टिकुलर सिर्फ डीएनए का सेगमेंट ही तुम्हारे पास क्या होता है जी, पार्टिसिपेट करेगा, या तो एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा, दोनों तुम्हारे पास स्ट्रैंड कभी भी ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये बात पता होना चाहिए। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन कौन बनाएगा जी, सो एक प्रमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर्स आपके होते हैं जी। सबसे पहले क्या होता है कि जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस है वो कैटलाइज करेंगे पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, ये सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में कैटलाइजेशन करवाते हैं जी, ठीक है। अब तो यहां पे जो टेम्पलेट स्टैंड होगी उसकी पोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए बच्चों, उसकी पोलैरिटी फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए। ओके, कोडिंग स्ट्रैंड जो कि दूसरी स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, ठीक है। एंड द जो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस होती है वो सेम आरएनए की तरह होती है, बस थाइमिन की जगह पे क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा जी, ठीक है। आइए जी, अब ये तुम्हारे पास क्या है बच्चों 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, जो कि तुम्हारे पास क्या है जी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ये तुम्हारा प्रमोटर रीजन है, और ट्रांसक्रिप्शन यहीं से डायरेक्शन में तुम्हारा शुरू होगा क्या, इस डायरेक्शन में शुरू होगा। एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम तुम्हारा कोडिंग स्ट्रैंड है, जिसकी पोलैरिटी सेम तुम्हारे पास डीएनए की तरह रहती है क्या, मतलब आरएनए और इसकी पोलैरिटी तुम्हारी सेम रहेगी। तो अगर तुमको एग्जामिनर ये कह रहा है कि हमारे पास अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड अगर दिया हुआ है और हमें पूछा हुआ है कि बताइए कि आरएनए क्या बनेगा, सो कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, लेकिन अगर आपको एग्जामिनर ने अगर कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है कि कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए का ये है और बताओ कि इसमें कौन सा एमआरएनए बनेगा, तो पूरा सीक्वेंस सेम रहेगा, बस डिफरेंस क्या रहेगा, थाइमिन की जगह पे यूरासिल आएगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और उनके जीन्स के बारे में बात करेंगे। देखो आप सभी को पता है कि जो जीन्स होते हैं बेटा वो कहां पे लोकेटेड है, दे आर लोकेटेड ऑन द डीएनए, डीएनए पे लोकेटेड है, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस, डीएनए तुम्हारा फंक्शनल यूनिट होता है जी। अब सिस्टोन क्या होता है, इज डिफाइंड एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। अब सिस्टोन क्या है, डीएनए का, आप सभी ये कौन सा पता है, जीन जो है वो डीएनए पे लोकेटेड है, और डीएनए तुम्हारा एक फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस का। क्या बच्चों पूरा का पूरा डीएनए तुम्हारा पॉलीपेप्टाइड है या नहीं, तो डीएनए का वो सीक्वेंस जो कि कोड करेगा पॉलीपेप्टाइड के लिए उसे अपन सिस्टोन कहते हैं, उसे सिस्टोन कहते हैं जी, ठीक है। द स्ट्रक्चरल जीन इज अ मोनोसिस्टोनिक, मतलब ये मोस्टली आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा, या तो पॉलीसिस्टोनिक, मोस्टली आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सिंगल से तुम्हारे बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन सकते हैं, मोनोसिस्टोनिक में तुम्हारे पास एक सिस्टोन से एक ही तुम्हारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बन सकते हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो इन द यूकैरियोट्स जीन्स आर स्प्लिट बिटवीन दी कोडिंग सीक्वेंस, जिनको अपन एक्सॉन्स कहते हैं, ठीक है, विच अपीयर्स इन द मैच्योर आरएनए, और इंट्रॉन्स जो तुम्हारे इंटरवीनिंग सीक्वेंस है जिनको अपने को स्प्लाइसिंग से रिमूव करनी होती है। रेगुलेटरी जीन सीक्वेंस क्या होता है, रेगुलेटरी सीक्वेंस आर डिफाइंड एज अ रेगुलेटरी जीन्स इवन दो दे डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन्स, वो बस रेगुलेशन करेंगे भले वो किसी के भी लिए कोड नहीं करेंगे, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए जी। अब अलग अलग टाइप के आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में स्टडी कर लेते हैं एक बारी। देखिए एक सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस जो है वो कैटलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आरएनए,
बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर बात हो रही है। सो प्रोकैरियोट में जो सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो 3 प्रकार के आरएनए को कैटालाइज करवाएगा। ओके, एक है एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए और तुम्हारे पास आरआरएनए। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज जो है सबसे पहले किससे बाइंड करेगा? प्रमोटर से बाइंड करेगा और ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा। ओके, इट यूजेस अ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, एनटीपीज को यूज करेगा क्या? ट्रांस रेप्लिकेशन में डीएनटीपीज यूज हुए थे, यहां पे तुम्हारे पास न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज हो रहा है जी। ठीक है, एज अ सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइजेस इन द टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन। ओके, तो टेम्पलेट तुम्हारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम था, बट ये आरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज तुम्हारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही चलता है। ठीक है, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी एंड ऑल्सो फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यू इलोंगेशन। सो जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो तुम्हारे पास एक तो ओपनिंग भी कर रहा है हेलिक्स का और इलोंगेशन को आगे कंटिन्यू भी करवा रहा है। ठीक है, अच्छा, ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंडेड टू द एंजाइम, ये बात भी ध्यान रखना है। आरएनए का बहुत शॉर्ट स्ट्रेच जो रहता है आरएनए का, वही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से तुम्हारा बाइंडेड रहता है, बहुत शॉर्ट स्ट्रेच। ओके, वंस द पॉलीमरेज रीचेस अ टर्मिनेटर रीजन, द नेसेंट आरएनए, अब नेसेंट क्यों बोला गया? नया नया, न्यू आरएनए, एंड द आरएनए पॉलीमरेज, ये दोनों गिर जाते हैं क्या? दिस रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अच्छा, अब जो आरएनए पॉलीमरेज है इज आल्सो कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द इलोंगेशन प्रोसेस। क्या? तो जो अब तुम देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, तो जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है उसने सबसे पहले क्या किया बेटा जी? हेलिक्स को ओपन किया, प्रमोटर से उसने ट्रांसक्रिप्शन को शुरू किया, और इलोंगेशन प्रोसेस में भी किसने हेल्प किया जी? आरएनए पॉलीमरेज ने ही हेल्प किया है जी। इट एसोसिएट ट्रांजिशनली, मतलब बहुत लूजली जुड़ा हुआ रहता है विद इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर को अपन क्या कहते हैं? सिग्मा फैक्टर कहते हैं, सिग्मा फैक्टर कहते हैं। एंड टर्मिनेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर को अपन क्या कहते हैं बच्चों? इसको अपन रो फैक्टर कहते हैं। टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन रिस्पेक्टिवली। सो कौन ट्रांजिशनली तुम्हारे पास चिपका रहेगा जी? सो तुम्हारे पास आरएनए पॉलीमरेज। कौन है बेटा? वो है तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज। क्या ये बातें क्लियर है क्या? यस, ठीक है, ये बातें क्लियर है जी। अब इन द बैक्टीरिया एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, एमआरएनए का किसी प्रकार का भी प्रोसेसिंग की रिक्वायर्ड नहीं होती है बैक्टीरिया में। सो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन तुम्हारे कपल्ड होते हैं, इसके लिए जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है वो तुम्हारे पास कपल्ड होते हैं। इन यूकैरियोट्स दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज आपके पास आ जाती हैं, अब वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, वो है तुम्हारे पास कैपिंग और तुम्हारे पास एक है तुम्हारे पास टेलिंग। सो कैपिंग में तुम्हारे पास 5 प्राइम पे तुम्हारे पास मिथाइल गुनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है क्या? यस। और टेलिंग में आपके पास देखोगे, सो टेलिंग में क्या होगा जी? पॉली ए टेल तुम्हारा 3 प्राइम पे ऐड होगा जी। कितने मॉलिक्यूल्स? 200 मॉलिक्यूल या 100 मॉलिक्यूल? पॉली ए टेल्स के बताइएगा जी। ओके, यहाँ पे इंट्रॉन्स को अपन रिमूव करते हैं और एक्सॉन्स को अपन बाद में जोड़ देते हैं जी। क्लियर है? अच्छा जी, अब यहाँ पर तुम्हारे पास एंजाइम्स है और उनके फंक्शंस है। ये यूकैरियोट्स के बारे में बात हो रहा है। यूकैरियोट्स में अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज है। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो ट्रांसक्राइब करेगा किसको? 28S, 5.8S एंड 18S आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो ट्रांसक्राइब करेगा एमआरएनए, जो कि प्रिकर्सर एचएनआरएनए के लिए, मतलब एमआरएनए को वो कोड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो ट्रांसक्राइब करेगा 5S आरआरएनए, टीआरएनए एंड एसएनआरएनए आरआरएनए। ओके, एसएनआरएनए का मुझे फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना क्या होता है? सॉल्युबल न्यूक्लियर आरआरएनए। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आइए जी। अच्छा, अब ये यूकैरियोट्स के बारे में बात हो रही है। जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होती है एचएनआरएनए, यूकैरियोट्स जो हमारे पास आरएनए बन के मिलता है उसे अपन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, तो एचएनआरएनए कहते हैं। इसके पास एक्सॉन और इंट्रॉन्स दोनों होगा जी। इज सब्जेक्टेड टू स्प्लाइसिंग वेयर इंट्रॉन्स आर रिमूव, यहाँ पे इंट्रॉन्स को अपन रिमूव करते हैं और एक्सॉन्स को अपन ज्वाइन करते हैं इन अ डिफाइंड ऑर्डर। ठीक है, इन दी एचएनआरएनए जो है इट अंडरगोज व्हाट? ये किस में जाएगा? इट अंडरगोज द एडिशनल प्रोसेसिंग, जिसे हम लोग कैपिंग कहते हैं बेटा जी। कैपिंग और टेलिंग कहते हैं। कैपिंग 5 प्राइम एंड पे होगा और टेलिंग 3 प्राइम एंड पर होगा टू फॉर्म दी एमआरएनए। क्लियर है? अच्छा, कैपिंग में क्या होता है? आपके अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, उसका नाम क्या है? मिथाइल गुइनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो 5 प्राइम एंड पर तुम्हारे पास ऐड होंगे एचएनआरएनए के। और टेलिंग में क्या होता है बेटा जी? एडेनिलेट, जो एडेनिन के जो रेसिड्यूज होते हैं 200 से 300 मॉलिक्यूल्स, वो 3 प्राइम एंड पे तुम्हारे पास ऐड होंगे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। ये बात पता होना चाहिए। अच्छा, फुल्ली प्रोसेस्ड जो एचएनआरएनए है जिसको अपन एमआरएनए कहते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। अब जैसे पूरा जब प्रोसेस हो जाएगा,
अब ये सब काम कहां पे चल रहा है? न्यूक्लियस में चल रहा है, न्यूक्लियस में चल रहा है। अब ये न्यूक्लियस से निकल के जाएगा साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। आइए जेनेटिक कोड के बारे में अब हम बात करेंगे। इसको जॉर्ज गैमाउ ने दिया था जी। इन्होंने क्या बताया था कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो तुम्हारे ट्रिपलेट होते हैं, और जो केमिकल मेथड था उसको किसने डेवलप किया था बेटा जी? हरगोबिंद खुराना सर ने डेवलप किया था। अब देखो, अब जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है विद अ डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, आप सभी को होता है कि जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डिफाइंड बेसिस होती हैं क्या जी? तो मार्शल और नीरनबर्ग ने क्या किया था? मार्शल नीरनबर्ग ने सेल्फरी सिस्टम डेवलप किया था क्या? फॉर अ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसने फाइनली हेल्प किया था जेनेटिक कोड को डिसाइफर करने के लिए। तो इन्होंने आर्टिफिशियली क्या किया था जी? एक पूरा एमआरएनए का सीक्वेंस बनाया था जिससे कि फिर प्रोटीन सिंथेसिस करवाया गया। फिर ये स्टडी किया गया कि जो 3 तुम्हारे पास बेसिस होते हैं उनसे तुम्हारे पास एक अमीनो एसिड कोड किया जाता है जी, है कि नहीं? इसके बारे में डिटेल मैंने लेक्चर में बताया हुआ है जी। अब साइलेंट फीचर क्या क्या होते हैं जेनेटिक कोड के, इसके बारे में एक बारी देख लेते हैं बेटा जी। साइलेंट फीचर क्या क्या है हमारे पास? जो कोडॉन होता है वो ट्रिपलेट होता है क्या? 61 कोडॉन कोड करेंगे अमीनो एसिड के लिए, और 3 कोडॉन जो होते हैं वो तुम्हारे स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। अब कोडॉन्स का जो नेचर है वो डीजेनरेटिव होता है। कोडॉन इज रेड ऑन द एमआरएनए इन द कॉन्टिग्युअस फैशन। इसका मतलब क्या है? किसी प्रकार का देयर आर नो पंक्चुएशंस। कोडॉन्स इज नियरली यूनिवर्सल। कोडॉन नियरली क्या बेटा? यूनिवर्सल है। मतलब ट्रिपल यू जो है वो कोड करेगा फिनाइलएलेनिन के लिए फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, है ना? सभी के अंदर ट्रिपल यू फिनाइलएलेनिन के लिए कोड करेगा। एओजी के डुअल फंक्शंस होते हैं। इट कोड फॉर मीथियोनिन एंड एक्ट एज अ इनिशिएटर कोडॉन आल्सो। ये मीथियोनिन के लिए भी कोड करेगा और इनिशिएटर कोडॉन के लिए भी कोड करेगा। अब देखो, जो यूए है और यूएजी और यूजीए है ये स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन की तरह भी एक्ट करते हैं क्या? दे आर स्टॉप कोडॉन। आइए अब म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड के बारे में बात करेंगे। अब माता क्या कहती है कि इंसर्शन या डिलीटेशन ऑफ 1 or 2 बेस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीटेशन, जिसको अपन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। अगर सिंगल बेस पेयर में अगर चेंजेस होगा तो उसे अपन क्या कहेंगे जी? पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब टीआरएनए जिसको अपन एडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं क्या? फ्रैंकिस क्रिक्स ने पोस्टुलेट किया था क्या कि प्रेजेंस ऑफ द एडेप्टर मॉलिक्यूल्स दैट वुड रीड द कोड एंड बाइंड टू द स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो इन्होंने बताया था कि जब तुम्हारे पास एडेप्टर मॉलिक्यूल्स होती है क्या करती है? ये एक जगह पर नीचे से एमआरएनए को पढ़ेगी और ऊपर से अमीनो एसिड को लाकर पूरा का पूरा चेन बनाती है। सो टीआरएनए के पास एक एंटीकोडॉन लूप होता है। ओके, हैज अ एंटीकोडॉन लूप दैट हैज अ बेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द एमआरएनए। एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री तुम्हारे पास रहता है क्या एंटीकोडॉन में कोड? इट आल्सो हैज अ अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड टू विच इट बाइंड टू द अमीनो एसिड, है ना? टीआरएनए के पास एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है जो कि कोड को स्टडी करेगा और स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेकर आएगा। टीआरएनएस आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। ओके, हर एक अमीनो एसिड के लिए टीआरएनए स्पेसिफिक होते हैं। अच्छा, फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए व्हिच इज कॉल्ड इनिशिएटर टीआरएनए। अब ट्रांसलेशन को शुरू करने के लिए हमारे पास इनिशिएटर टीआरएनए लगते हैं जी। देयर आर नो टीआरएनए फॉर द स्टॉप कोडॉन्स। तो स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होते हैं। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का, इट लुक्स लाइक द क्लोवर लीफ मॉडल। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो क्लोवर लीफ मॉडल की तरह दिखता है, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है बच्चों जो कि टर्शरी होगा, द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल व्हिच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। इन्वर्टेड एल होगा जी। आइए ट्रांसलेशन के बारे में बात करते हैं। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग अमीनो एसिड का एक चेन बना रहे हैं। चेन ऑफ अमीनो एसिड को अपन क्या कहते हैं? प्रोटीन्स कहते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम लोग पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं अमीनो एसिड का टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, the order and sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in mRNA। अब देखो, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो किस पर डिपेंड करेगा कि mRNA में जो कोड्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड है। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है? इन द वेरी फर्स्ट फेज जो अमीनो एसिड्स हैं वो आपके एक्टिवेट होते हैं क्या? किसके प्रेजेंस में? एटीपी के प्रेजेंस में। और वो जैसे तुम्हारे पास अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाएंगे, दे आर लिंक्ड टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए। जैसे अमीनो एसिड को अपना एटीपी के इसमें एक्टिवेट किया प्रेजेंस में, तो वो अमीनो एसिड क्या करेगा? अपना देखेगा कि मेरा वाला टीआरएनए किधर है, जुड़ जाएगा जाके सीधा उससे। बाय प्रोसेस कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या इसको अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी कहते हैं जी। जो प्रोटीन सिंथेसिस है बच्चों वो कहां पे हो रहा है जी? टेक्स प्लेस ऑन द राइबोसोम। ठीक है, अब राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। इनके पास 2 सब यूनिट होता है। When the small subunit encounters the mRNA,
तभी तुम्हारा ट्रांसलेशन जो है वो बिगिन चालू होगा जी। अच्छा, टू साइट इन द लार्ज सब यूनिट, हमारे पास दो साइट्स हैं क्या लार्ज सब यूनिट के अंदर, जो देखो एक नीचे होता है सब यूनिट और एक बड़ा होता है, तो जो बड़े वाले सब यूनिट में दो साइट्स होते हैं फॉर अ सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड एंड दस बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड। तो एक साइड पे क्या हुआ जी, अमीनो एसिड आया, दूसरे साइड मेक श्योर कराया कि दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो बाय द कैटालिस्ट। कौन सा कैटालिस्ट है यहाँ पे, 23SRR इन द बैक्टीरिया इन द एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या है जी, राइबोजाइम। ठीक है, होते हैं एक्चुअली में तुम्हारे तीन साइड्स होते हैं जी, एक रिलीज साइड भी होता है, बट माता यहाँ पे टू ही साइड कह रही है, दो साइड, एक साइड पे तुम्हारे पास टीआरएनए जुड़ा हुआ है, दूसरे साइड में तुम्हारे पास क्या है जी, एडजेसेंट तुम्हारा अमीनो एसिड है जिसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनने वाला है जी। अच्छा, ये कैटालिस्ट क्या करेगा, एनहांस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, जिससे कि पेप्टाइड बॉन्ड बहुत तेजी से बनेंगे जी। ठीक है, ट्रांसलेशन यूनिट इन द एमआरएनए इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्टर कोडॉन AUG एंड द स्टॉप कोडॉन। अब जो ट्रांसलेशन यूनिट होता है उसमें हर जगह स्टार्टर कोडॉन होगा, स्टार्टर कोडॉन के बाद ही तुम्हारा ट्रांसलेशन जो है वो शुरू होगा जी। जो अनट्रांसलेटेड एडिशनल रीजन है जिसको अपन यूटीआरस कहते हैं, अनट्रांसलेटेड एडिशनल सीक्वेंस ऑन एमआरएनए आर कॉल्ड यूटीआरस, अनट्रांसलेटेड रीजन्स। ठीक है, प्रेजेंटेड बोथ 5 प्राइम एंड बिफोर स्टार्ट कोडॉन। अब ये जो यूटीआरस होते हैं 5 प्राइम एंड के पहले होंगे एंड 3 प्राइम एंड के बाद में होंगे जी। यूटीआरस आर रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन, ये इफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन अलोंग द एमआरएनए, जो राइबोसोम से वो कोडॉन टू कोडॉन मूव करते हैं। कौन, राइबोसोम मूव कर रहा है, एमआरएनए मूव नहीं कर रहा है, राइबोसोम मूव करता है। अमीनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन एंड ट्रांसलेटेड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, एट द एंड अ रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन एंड टर्मिनेटिंग द ट्रांसलेशन, है ना, रिलीज फैक्टर स्टॉप कोडॉन से बाइंड करेगा एमआरएनए पर और वो ट्रांसलेशन को रिलीज करेगा, रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड, और राइबोसोम्स को भी अलग अलग कर देगा। ओके, जो लार्जेस्ट सब यूनिट है वहां से राइबोसोम निकल जाएंगे और दोनों जो है सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके लिए हम लोग एक डायग्राम भी पढ़ने वाले हैं इसके लिए, है ना, ये डायग्राम मैं आपको बता दूंगा। आइए, जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इट कैन बी रेगुलेटेड एट अ सेवरल लेवल्स। अब देखो हमारे पास जो जीन्स की जो एक्सप्रेशन है, कॉमन सी बात है ना कि सबसे पहले डीएनए का एक सीक्वेंस होता है ना, डीएनए के पास जीन्स होते हैं, डीएनए और वो जीन के पास वो इंफॉर्मेशन है कि आगे क्या प्रोटीन बनना है। अगर हम जीन में लेवल में अगर मॉडिफिकेशन कर देंगे तो क्या जो प्रोटीन्स बनने वाले हैं उससे मॉडिफिकेशन हो जाएगा जी। इसी के लिए रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को पढ़ा जाता है, मेडिकल वर्ल्ड में इसका बहुत यूजेज होता है। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इट कैन बी रेगुलेटेड एट द सेवरल लेयर इन द यूकैरियोट, रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट। अब देखो यूकैरियोट्स में हम लोग जीन को कहां पे रेगुलेट कर सकते हैं, देखो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल में, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, हम लोग इनिशियल डीएनए के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस कर दें जिससे कि हमारे पास एमआरएनए अलग बने, जिससे पॉलीपेप्टाइड का चेन बदल जाएगा। या तो हम लोग प्रोसेसिंग लेवल में कुछ बदलाव कर दें, मतलब जो स्प्लाइसिंग का जो मेथड है स्प्लाइसिंग होने ही ना दे, इससे तुम्हारे पास ट्रांसलेशन नहीं होगा। अगर स्प्लाइसिंग नहीं होगा तो मैच्योर्ड एमआरएनए नहीं होगा। थर्ड, जो ट्रांसपोर्ट एमआरएनए का, जो एमआरएनए अभी न्यूक्लियस में बना हुआ है, हम लोग एमआरएनए को जाने ही ना दे साइटोप्लाज्म में, तो भी ट्रांसलेशन नहीं होगा जी। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, या ट्रांसलेशनल लेवल पे हम लोग रोक सकते हैं जीन एक्सप्रेशन को जी। इन प्रोकैरियोट्स जो कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन है इज अ प्रीडोमिनेंट साइट फॉर द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स में जो साइट है वो क्या है, ये साइट क्या है जी, साइट क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। अब हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, लैक ओपेरॉन के बारे में बात करेंगे जी। लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन को किसने आपके पास डेवलप किया था जी, सो फ्रैंकिस जेकब एंड मोनोड ने डेवलप किया था। देयर फर्स्ट टू एलुसिडेट अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। ओके, कैसे ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट किया गया पहली बारी बताया गया। देखो लैक का मतलब होता है लैक्टोज, ओके, और ओपेरॉन का मतलब होता है ये वो स्विच है जिस स्विच से अपन काम करवा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा स्विच है, रिमोट है, समझो कि ओपेरॉन इज अ रिमोट। अब अगर मैं देखूं मेरे इस रूम में अगर मुझे गर्मी लग रही है तो मैं रिमोट दबा एसी चालू हो गया, मैंने अगर ऑफ कर दिया तो वो बंद हो गया, है ना, ठंडी लग रहा तो मैंने बंद कर दिया क्योंकि ज्यादा ठंडा हो गया। उसी प्रकार से जब हमारे पास अगर मीडियम में लैक्टोज अगर ज्यादा होंगे तब इसे हमें इस लैक ओपेरॉन को बंद करना पड़ेगा। अगर मीडियम में लैक्टोज कम होंगे हमें इसको फिर ऑन करना पड़ेगा। ये ऑन और ऑफ का जो कॉन्सेप्ट रहता है उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं जी। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लूकोज होता है वो इंस्टेंटेनियस सोर्स होता है एनर्जी का, और लैक्टोज को तोड़ के हम लोग ग्लूकोज गैलेक्टोज बनाते हैं क्या,
सभी लोगों को पता है ना, वही कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। आइए, लैक ओपेरॉन, जैसे लैक रिफर टू द लैक्टोज, लैक का मतलब क्या जी, लैक्टोज, ठीक है। ये पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है ना, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स मिलते हैं, अभी अपन देखेंगे ZYA जीन्स मिलते हैं। दे आर रेगुलेटेड बाय द कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स, जिसको अपन ओपेरॉन कहते हैं। ओके, यहाँ पे कॉमन प्रमोटर और कॉमन तुम्हारा रेगुलेटरी जीन होगा। अब एक लैक ओपेरॉन में क्या क्या चीजें होती है, पहले इसके बारे में समझते हैं बेटा जी। लैक ओपेरॉन में एक आपके पास रेगुलेटरी जीन होगा, फिर मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा। एक तो रेगुलेटरी जीन होगा, 3 स्ट्रक्चरल जीन होगा जिसको अपन ZYA कहते हैं। अब जो आई जीन होता है उसे अपन इनिबिटर कहते हैं, रेगुलेटरी जीन कहते हैं, जो रिप्रेसर के लिए कोड करेगा। Z जो है ये कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, Y जो है वो कोड करेगा परमीएज के लिए, और जो जीन A है वो कोड करेगा ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। All 3 genes product in the lac operons are needed for metabolism of lactose। ये तीनों रिक्वायर्ड है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। देखो लैक्टोज जो है बच्चों ये सबस्ट्रेट है किसका जी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, है ना। लैक्टोज किसका सबस्ट्रेट है, देखो अब यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है। लैक्टोज जो है बेटा जी, लैक्टोज जो है इज अ सबस्ट्रेट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, ये एंजाइम लैक्टोज पे काम करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में उसको ब्रेक करेंगे जी। एंड इट रेगुलेट द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ओपेरॉन, सो इट इज कॉल्ड इंड्यूसर। सो लैक्टोज क्या बन गया, आपका इंड्यूसर बन चुका है ना। टूट कौन रहा है यहाँ पे, लैक्टोज टूट रहा है। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन इज अ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट, है ना, एंजाइम के ऊपर ही डिपेंड करता है जी। अगर एंजाइम बनेगा तभी वो टूटेगा। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय द रिप्रेसर इज अ नेगेटिव रेगुलेशन। इसे नेगेटिव रेगुलेशन क्यों कहते हैं, मैं भी तुमको आगे समझाऊंगा, इधर समझाऊंगा। हाउएवर लैक ओपेरॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, इसमें पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है जी, ठीक है। पहले मैं इसका थ्योरी रिवाइज करवाता हूँ। रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली, मतलब एक्टिवेटर की तरह भी काम कर सकते हैं, और ये नेगेटिवली भी काम कर सकते हैं, मतलब ये रिप्रेसर की तरह भी आपके काम कर सकते हैं, है ना। अब देखो ईच ओपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है। हर एक ओपेरॉन का अपना स्पेसिफिक ऑपरेटर और रिप्रेसर होता है। देखिए अगर इंड्यूसर नहीं है, इंड्यूसर का मतलब कौन है बच्चों, लैक्टोज। अगर लैक्टोज एब्सेंट है, ठीक है, तो ये प्रमोटर है जहां पे तुम्हारे पास आरएनए पॉलीमरेज होगा। अब आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर पे बाइंड किया और इनिशिएशन हुआ, और उसने रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, और रिप्रेसर एमआरएनए, अब ये तुम्हारा रिप्रेसर बन गया। अभी रिप्रेसर क्या करेगा, जाके एडजेसेंट ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाएगा। ये रिप्रेसर हरदम कहां पे बाइंड करेगा, ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करेगा। कब बाइंड करेगा, जब तुम्हारे पास नो लैक्टोज इन द मीडियम, जब मीडियम में लैक्टोज नहीं होगा। अगर रिप्रेसर अगर ऑपरेटर पे बाइंड कर गया, तो अगर अब दूसरा आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रमोटर पे आके बाइंड करेगा, तो क्या यहां पे तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, इस रीजन का नहीं हो पाएगा। तो माता भाई कह रही है कि रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। अब इसने ओपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया। अब इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब अब तुम्हारे पास लैक्टोज प्रेजेंट है, होगा क्या, अगर लैक्टोज प्रेजेंट होंगे आपका तो भी रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा ही बनेगा, बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज आया आपके पास, इंड्यूसर पे आया, ठीक है। और इसने तुम्हारे पास रिप्रेसर प्रोटीन यहां पे बनाया जी, है ना। ये तुम्हारे पास इनिबिटर है ना, इनिबिटर रीजन है। तुम्हारे पास रिप्रेसर एमआरएनए बना, और यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन भी तुम्हारे पास बन चुका है, रिप्रेसर बन चुका है। अब हमारे पास मीडियम में इंड्यूसर है, मतलब लैक्टोज प्रेजेंट है। अब वो क्या करेगा ना, वो लैक्टोज जाएगा और उस रिप्रेसर पे बाइंड कर जाएगा। जैसे ही ये लैक्टोज जाके रिप्रेसर पे बाइंड किया, अब ये रिप्रेसर तुम्हारा इनएक्टिव हो गया, मतलब अब ये रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, इट कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, जाके नहीं करेगा। अगर बाइंड नहीं करेगा मतलब ये ऑपरेटर फ्री है, आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा और इस स्ट्रक्चर जीन को ये ट्रांसक्राइब करवा देगा, और तुम्हारे पास अभी लैक एमआरएनए बना, और जेड से क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, देन परमीएज और ट्रांसस्टाइलेज। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा जी, इस लैक्टोज को, बाद में इस लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक करवा देगा। कितना सिंपल है ये, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे इंड्यूसर ने रिप्रेस कर दिया है, रोका ना, इनएक्टिव कहना प्रेसर को, इसके लिए इसको नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं, इसलिए इसको नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। सो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको अपन एचजीपी कहते हैं। इसको लॉन्च किया गया था 1990 में। ये 13 साल का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, विच वाज कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस गवर्नमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ एंड वेलकम ट्रस्ट जो यूके की थी,
जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना पार्टिसिपेट किए थे और ये 2003 में कंप्लीट हुआ था। ह्यूमन जीनोम वाज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 9 बेस पेयर एंड जो कॉस्ट था सिक्वेंसिंग ऑफ हर एक बेस पेयर की स्टार्टिंग में इट वाज $3 पर बेस पेयर। $3 मतलब अगर आज के साथ देखेंगे तो ₹270 एक बेस पेयर को डिसाइफर कोड डिकोड करने के लिए ₹270 लग रहे थे। उस समय की बात अलग थी, ठीक है। मतलब $9 बिलियन आपका खर्चा हुआ था। अच्छा, HGP leads to the rapid development of a new area in the biology which is called bioinformatics। ये आपको पता होना चाहिए कि HGP की वजह से तुम्हारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक न्यू दुनिया आपका शुरू हुआ। Many non-human model organism like bacteria, yeast, Caenorhabditis elegans, ड्रोसोफिला। अब Caenorhabditis elegans क्या होता है? ये पैथोजेनिक है कि नॉन पैथोजेनिक है? मुझे कॉमन में बताइएगा आप लोग, ठीक है। प्लांट जिसमें राइस और आर्बिडोप्सिस इनकी भी सीक्वेंसिंग की गई थी जी, ठीक है। अब इसके लिए दो मेथड्स को यूज किया गया था। एक तो तुम्हारा EST, इसको अपन एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कहते हैं। इट वाज फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन दैट एक्सप्रेसेस द RNA। तो ये सारे उन जीन के ऊपर फोकस करा था जो कि RNA की तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं। दूसरा मेथड था सीक्वेंस एनोटेशन। ओके, ये एक्चुअली ब्लाइंड अप्रोच था। ये एक ब्लाइंड अप्रोच था ऑफ सीक्वेंसिंग द होल जीनोम कंटेनिंग द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। नीडिंग वेक्टर्स लाइक बैक जिसमें बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और याक, इन दोनों को यूज किया गया था आर्टिफिशियल ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को। ओके, यहाँ पे कोडिंग नॉन कोडिंग सभी का ब्लाइंड अप्रोच करके एक सीक्वेंस बनाया गया और उसके बाद उसको एकदम लाइन बाय लाइन उसको डिकोड किया गया जी, ठीक है। साइलेंट फीचर क्या था ह्यूमन जीनोम के? ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 316.4 मिलियन बेस पेयर और एवरेज जीन जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस पेयर्स। लार्जेस्ट जो जीन था वो डिस्ट्रोफिन था जिनमें 2.4 मिलियन बेसिस थे और टोटल जीन एस्टिमेटेड 30,000 जीन्स को की एस्टिमेशन की गई थी। ऑलमोस्ट 99% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल दी ह्यूमंस, ऑल दी पीपल, ये ह्यूमंस एक ही बात है। लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर द प्रोटीन। क्रोमोसोम 1 हैज अ मोस्ट जीन, कितना? 2968, सब रखने वाला है। एंड वाई क्रोमोसोम में तुम्हारे पास सबसे कम है 231। एट 1.5 मिलियन लोकेशन सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस, आपको ऐसे 1.4 मिलियन लोकेशन थे जहां पे सिर्फ सिंगल बेस में डिफरेंसेस था, जिसको अपन SNPs कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, इसको अपन SNP भी कहते हैं। द फ्रेगमेंट वेर सीक्वेंस्ड यूजिंग द एनोटेटेड डीएनए सीक्वेंस। अब जो फ्रेगमेंट की जो सीक्वेंसिंग की गई थी उसको किस मेथड से किया गया था? यूजिंग द एनोटेटेड डीएनए सीक्वेंसर के थ्रू दैट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड विच इज डेवलप्ड बाय द फ्रेडरिक सेंगर। सेंगर ने ये ऑटो डीएनए सीक्वेंसर की मेथड को डेवलप किया था। ये लास्ट पार्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। सो देखो 99% जो डीएनए सीक्वेंस है अमंग द ह्यूमन इज सेम और 0.1% डिफरेंस आपको देखने को मिलता है इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। और वो 0.1% जो डीएनए का सीक्वेंस सेम अलग होता है और वही इंडिविजुअल को बहुत ही यूनिक बनाता है, ठीक है। इन्वॉल्विंग आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस इन द रिपीटेटिव डीएनए। अब देखो हम लोग यहाँ पे किसको देखते हैं? यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिफरेंसेस चेक करते हैं रिपीटेटिव डीएनए में, ध्यान देना है। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग किसको आइडेंटिफाई करते हैं जी? जो रिपीटेटिव डीएनए है उसमें डिफरेंसेस चेक करते हैं। अब रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है? इट्स अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए which repeated many times which is called satellite DNA। अब डिपेंडिंग अपॉन द बेस कॉम्पोजिशन मतलब ATN-GC रिच लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड द नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू। अब देखो ये तीन पैरामीटर जो ATGC कॉम्पोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट और नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स के बेसिस पे जो सैटेलाइट डीएनए वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट और एक होता है मिनी सैटेलाइट। दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। अब ये सैटेलाइट जो होता है ना वो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। दे फॉर्म द लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, ठीक है, एंड शोज द हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड, और ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ही तुम्हारे पास बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ठीक है। जो रिपीटेटिव सीक्वेंसिंग है ना यही वेरी करता है बस, ठीक है। देखो पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये एक इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सॉल्व द पैटर्निटी डिस्प्यूट। ओके, जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है ना, जो जितना पॉलीमॉर्फिज्म, डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मेरे अंदर होगा उतना ही मेरे पेरेंट्स के अंदर भी होगा। सो अगर कल के दिन अगर कोई नौकरानी जाके कहती है कोर्ट में कि जज साहब ये जो बच्चा मेरे कोख में पल रहा है ये मालिक का ही है ना। भावना में एक दिन हम बह गए थे, अब वो मालिक अगर कह रहा है कि नहीं नहीं हमारा बच्चा नहीं है तो जज क्या बोलेंगे? लेट्स डू दी पैटर्निटी टेस्टिंग करवाते हैं। तो वो पॉलीमॉर्फिज्म सीक्वेंसिंग को चेक कर लेंगे कि भैया तो सेम है, मालिक का ही बच्चा है, ठीक है ना, एलुमनी मिलेगा फ्री में,
डाइवोर्स नहीं तो, लेकिन तो अभी तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आइए जी। तो ये बात एक आपको ध्यान रखना, पॉलीमॉर्फिज्म ये इनहेरिटेबल होता है पेरेंट टू चाइल्ड, और यही तुम्हारा बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जो कि मैटरनिटी प्रॉब्लम्स को, सॉरी हाँ, पैटर्निटी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। जो टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, इट वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय द एलेक्स जेफरी। ठीक है, इनमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं जी। सबसे पहले अपन डीएनए को आइसोलेट करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर हम लोग सेपरेशन करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट का बाय इलेक्ट्रोपोरोसिस, फिर बाद में ब्लॉटिंग करेंगे ऑन नाइट्रोसेलुलोसिक प्लेट्स पर या नायलॉन के मेम्ब्रेन पर। ठीक है, फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे यूजिंग द लेबल्ड वीएनटीआर। अच्छा मुझे बताओ, वीएनटीआर जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए होता है, क्या होता है मुझे बताना। हम लोग फिर हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, ठीक है ना, मतलब उनसे पेयरिंग करवाएंगे जी। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। अब ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से हम लोग चेक करते हैं अगर जहां पे तुम्हारे पास बैंड्स नहीं बन रहे हैं और बैंड्स बन रहे हैं। ओके, आइए जी। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है, वीएनटीआर आर कॉल्ड मिनी सैटेलाइट्स। मिनी सैटेलाइट क्या है, इट्स ए स्मॉल डीएनए सीक्वेंस विच इज अरेंज्ड रैंडमली इन मेनी कॉपीज। ओके, टेंडम्स का मतलब होता है जो स्मॉल सीक्वेंस जो कि बार बार रिपीट्स हो रहा है। जो साइज होता है वीएनटीआर का वो वेरी करता है 0.1 टू 20 किलो केबी। So after hybridization with VNTR probe, the autoradiogram gives a many bands of differing size. आपको अलग अलग बैंड्स देखने को मिलेगा। This band gives a characteristics pattern for a individual DNA. अब जो बैंड्स बनते हैं ना वो इंडिविजुअल डीएनए का ही बैंड बनता है। अब इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो मेरा जो बैंड होगा वो अलग होगा बिकॉज मेरे में जो वीएनटीआर रहेंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वो अलग रहेंगे, तो मेरे में बैंड अलग अलग बनेंगे, तुम्हारे में अलग अलग बनेंगे इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस में तुम्हारे वो सेम रहेंगे। अब देखो क्राइम साइट पे क्या हुआ, अब क्राइम साइट पे समझिए कि दो जन के बीच में लड़ाई हुआ जिनमें एक जन का विकेट गिर गया। ठीक है, लेकिन लड़ाई के बीच में क्या हुआ कि समझो कि मेरे और एक सामने वाले के बीच में लड़ाई हुआ और वो सामने वाला मर गया, बट मैंने जब मारा होगा कुछ खरोच लग गया होगा, तो मेरे कुछ ऐसे सीक पार्ट होंगे जो कि उसके स्किन पे रह गए होंगे। ठीक है, तो जो फॉरेंसिक का टीम है वो उसको कलेक्ट करेगी। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराएगी, वीएनटीआर से कलेक्ट नंबर ऑफ पूरा वो बैंड्स बना लेंगे। फिर वो क्या करेंगे, वो मेरे पास आएंगे, उनको लगेगा सस्पेक्ट मैं हूं, वो 5 सस्पेक्ट को लेंगे, 5 का डीएनए लेंगे, हम मेरा लेंगे, मेरा भी लेंगे, उन सभी का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे और देखेंगे कि जो क्राइम साइट पे जो मुझे वीएनटीआर में जो बैंड्स मिले हुए थे, अब वो बैंड्स किससे बहुत सिमिलर है। वो देखेंगे कि भैया मेरे तो सिमिलर खा रहा है, तो मैं ही सस्पेक्ट हूं और फिर मेरे पर जो जुर्माना होगा वो भरेंगे वो। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक हैज बीन इंक्रीज्ड बाय द यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो अच्छा पीसीआर पहला स्टेप ही है बेटा, क्यों कि क्राइम सीन से जो अपने को कंटेंट मिलेगा वो बहुत ही कम मिलेगा, तो उसकी कॉपीज अपने को बढ़ानी होती है, तो उसके लिए पीसीआर करना बहुत जरूरी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैज अ मच वाइडर एप्लीकेशन इन डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज। करंटली मेनी डिफरेंट प्रोब्स आर यूज्ड टू जनरेट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, प्रिंट्स को यूज करने के लिए बनाते हैं जी। ठीक है, इसे चैप्टर की पूरी समाप्ति होती है। बच्चों आज शाम 6 बजे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑफ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 180 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये कंप्लीटली ओएमआर बेस्ड होगा। ऑल्सो टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एंड क्लास 11 की अगर आपको एनसीईआरटी मास्टर बुक लेनी है तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। सिर्फ 500 कॉपीज ही बची हुई है। अब 12th का हम लोग ऑर्डर लेना बंद कर चुके हैं क्योंकि उसकी डिलीवरी अभी फर्स्ट स्लॉट की हम लोग शुरू कर रहे हैं और बुक अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गए, हम फिर प्रिंट नहीं करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए कल हम लोग इवोल्यूशन का इसी तरीके से सुबह 10 बजे क्लास डाल देंगे। आई होप की वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।